Good afternoon to all of you. Since we have already done a lecture on incorporation of a company, that is the formation of a company, हमने promotion भी किया, incorporation भी किया. अब हम बात करेंगे कि ये जो incorporation हुआ इसकी वजह से क्या क्या changes आए कंपनी के नेचर में. तो यहाँ पर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स पिक्चर में आती हैं जो कि हम अलग अलग हेड्स के अंदर पढ़ेंगे. तो इफ़ेक्ट या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की. जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जो कंपनी है नाउ इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड नाउ इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ. नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल person created by law, and now it is clothed with many rights, obligations, powers and duties which have been prescribed by the law. अब हम इस कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं जो कि इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ लॉ में कॉन्टेम्पलेट की जा रही है. एंड नाउ लॉ आफ्टर अ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, लॉ उसको कन्फर करती है एक इंडिविजुअलिटी और एक इमॉर्टैलिटी यानी परपेचुअल सक्सेशन. तो इनकॉर्पोरेशन जो है वो ऑफर करता है कुछ एडवांटेजेस बिजनेस कम्युनिटी को जो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली एंजॉय नहीं करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर दीज एडवांटेजेस. पहला एडवांटेज है लीगल पर्सनालिटी मिलती है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो जाता है, कॉरपोरेट फाइनेंसेस मैनेज करने में सुविधा मिलती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेंट्रल मैनेजमेंट होता है, स्टेबिलिटी होती है एंड द इन्वेस्टर्स दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन जो है वो है लीगल पर्सनालिटी की. यूजुअली हम ये डॉक्ट्रिन हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी पढ़ते हैं. तो हम देख लेते हैं हाउ डज इट फंक्शन इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ. तो कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक कंपनी की डिस्टिंक्ट लीगल और ज्यूरिस्टिक एग्जिस्टेंस हो जाती है जो उसके मेंबर्स से इंडिपेंडेंट होती है एंड वो उसकी प्रेजेंस या उसकी एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होती है. तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट जो कंपनी है दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़, वॉट एवर द फॉर्म ऑफ अ मेंबर इट एनी वन हैज़ इज़. तो वो उन सभी के एग्जिस्टेंस और रहने और ना रहने पे डिपेंडेंट नहीं होता है. द कंपनी इज़ केपेबल ऑफ enjoying rights and being subject to duties. It now owns the property. It may sue or be sued on its own name. It may enter into contract with the third parties independently. Even members can enter into contract with the company. अब यहाँ पर जो सबसे लैंडमार्क केस हम पढ़ते हैं यूजुअली वो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी 1897 AC 22. सोलोमन जो थे ही वॉज अ बूट एंड शू मैन्युफैक्चरर. ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी एंड नेम्ड इट सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. इसके 7 सब्सक्राइबर्स थे, सोलोमन एंड उसकी वाइफ और उसके 4 बेटे. तो उसकी वाइफ और 4 बेटों को मिलाकर 6 शेयर्स थे और जितने बाकी शेयर्स थे वो सारे के सारे सोलोमन के पास थे. अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उसके अंदर सोलोमन और उसके 2 बेटे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में. अब जब ये बिजनेस ट्रांसफ़र किया गया किसी और कंपनी को फॉर दिस पर्टिकुलर मेंशन्ड अमाउंट, तो जो पेमेंट थी सोलोमन की जो कि 20,000 शेयर सोलोमन के थे, तो उसमें हर शेयर की वैल्यू 1 पाउंड की गई और डिबेंचर्स जिनकी टोटल वर्थ की गई 10,000 पाउंड्स. अभी जो कंपनी थी लेटर ऑन वेंट इनटू अ लिक्विडेशन 1 साल के अंदर अंदर. तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने कंटेंड किया कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है बिकॉज इट वॉज ओनली सोलोमन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे एंड हिज सन्स हु वर द सोल पर्सन बिहाइंड इट. तो एक्चुअली कंपनी जो है वो एक वन मैन शो थी और ना कि एक एक्चुअल कंपनी थी. एंड अकॉर्डिंगली उस कंपनी की एग्जिस्टेंस इट वॉज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट एंड मीनिंग ऑफ द कंपनीज लॉ. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आगे कहा कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड was a real company and a legal entity having its own independent existence separate from its members. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका रेफरेंस देते हुए प्रज्ञा टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस इमानुअल के केस में ये कहा कि वन मैन कंपनी के कॉन्सेप्ट को रिफ़र किया और बोला कि ऑल्दो सारे शेयर्स
कंट्रोल किए जा रहे हों किसी एक ही पर्सन से। बट कंपनी जो है वो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या एंटिटी है, एंड बेसिकली इट इज़ नॉट परमिसिबल टू इंक्वायर whether the company belong to the same family or whether it is described as one man company। फिर रिकॉन्डोले टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस केस में भी ये चीज़ कहा गया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कंपनी है इट वॉज ऑल्टुगेदर अ सेपरेट पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज़ द लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है टू द अमाउंट टू विच इट इज़ अनपेड। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 states that a company, अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है then the members will have the liability to contribute to the assets of the company in accordance only with the act, that is the legislation, company legislation. अब in case of a limited company, no member is bound to contribute anything more than the नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, यानी जितने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स वो होल्ड करेंगे सिर्फ उतने भर की ही लाइबिलिटी उनकी बनेगी, बियॉन्ड दैट उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज व्हेन अ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इज परपीचुअल सक्सेशन। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि मेंबर्स में कम एंड मे गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, यानी मेंबर्स के आने इंक्लूजन या एक्सक्लूजन से कंपनी एज एन इंस्टीट्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट द शेयर्स और द अदर इंटरेस्ट ऑफ any member shall be a movable property and shall be transferable in the manner provided by the articles of the association। तो मेंबर किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का जो मेंबर है दैट दे कैन डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स बाय सेलिंग देम इन द ओपन मार्केट एंड गेट बैक द अमाउंट सो इन्वेस्टेड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो पहला एडवांटेज ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफरेबिलिटी है ये प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को एक लिक्विडिटी, और दूसरा कि कंपनी की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंश्योर कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज कॉर्पोरेट फाइनेंसेस। अब इसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूँकि शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, तो शेयर्स को ट्रांसफ़र या सेल आउट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज कर सकते हैं इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज़ द सेपरेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो मेंबर्स से डिस्टिंग्विश होगी, उसका मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा कि उसकी एक सेपरेट एंटिटी हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज वेल। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस a company enjoys when it gets incorporated. Thank you so much.